गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रजनी कोठारी की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। स्केच लिख लो बेटा। कृपया सब लोग ध्यान रखें और अपने फोन में देखिए बेटा। रजनी कोठारी बड़े महान विद्वान थे। रजनी कोठारी बहुत बढ़िया। रजनी कोठारी एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक विद्वान थे। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1928 को। ये एक समृद्ध परिवार गुजरात में पैदा हुए थे और ये जैन धर्म से संबंध रखते थे। अच्छा। इनके जो पिता थे वो हीरों के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। अगर हम बात करें इनकी प्रारंभिक एजुकेशन की तो इन्होंने जो अयंगारों द्वारा चलाया गया रंगून स्कूल था उसमें हुई थी। अच्छा। बचपन में हालांकि ये जैन फैमिली से संबंध रखते थे, परंतु इन्होंने बचपन से ही बौद्ध हो गए, मुसलमान हो गए या फिर जो अदर वर्ग थे उनसे ये उनकी संस्कृति से ये प्रभावित थे और सभी के प्रति जितने भी कल्चर सबके प्रति ये क्या रखते थे, उदार दृष्टिकोण रखते थे। अच्छा, गुड। और 1947 में इनका विवाह होता है श्रीमती हंसा जी से और उनकी मृत्यु हो जाती है 1999 में। अच्छा, हंसा देवी से। ठीक है, आगे। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन और इफेक्ट की। इनकी एजुकेशन क्या रही, इन पर किस किस के प्रभाव पड़े। अच्छा। जब ये बहुत छोटे थे तो बचपन में ही इनके पिता की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने पिता की डेथ के बाद जो इनके हिस्से में जमीन आती है उसको बेच देते हैं और पढ़ाई करने के लिए यूरोप चले जाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर रजनी कोठारी अपने पिताजी की बात मानते तो ये भी आज क्या होते, प्रसिद्ध हीरों के व्यापारी होते, लेकिन इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने ज्ञान का मार्ग ढूंढा और अपने पिताजी की कुछ संपत्ति बेचकर ये फॉरेन चले गए और जर्मनी से लेकर लंदन तक इन्होंने ज्ञान की खोज करना शुरू किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने स्टडी करके ये भारत लौटे। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले हम देखते हैं जो इंडिया में तत्कालिक परिस्थितियां थी उनके क्या प्रभाव पड़े इन पे। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब ये 19 साल के थे, तो जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा उस समय का उसका भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। महात्मा गांधी से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था उस टाइम नेशनल मूवमेंट चला था उसका भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके बाद जब हम देखते हैं आज़ादी के बाद 1947 से 1967 तक जब भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस पार्टी डोमिनेट 1900 कितने से लिख दो बेटा? 47 से 1967। हाँ, 20 साल है ना। ओके, प्लीज राइट इट। बहुत ही अच्छा। देखिए, बता रहे हैं आपको, आप सब फोन का प्रयोग करें, चैट जीपीटी एंड ऑल, ताकि इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा जी। जब 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पार्टी बनकर उभरी और किस तरह ये पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में उस टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी उसने इंडिया में काम किया, इसका भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब 1975 में इमरजेंसी लगती है इससे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि उस समय ये इंडिया में नहीं थे, फॉरेन कंट्री में थे। अगर देखा जाए तो शुरुआती चरण में ये कांग्रेस से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड थे। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन होते थे इनमें वो क्या करते थे, मतलब ये पार्टिसिपेट करते थे। बेटा, इसने कांग्रेस सिस्टम दिया था कि क्या क्या शब्द है? सर, इन कांग्रेस सिस्टम इसको कहा था डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी को एक डोमिनेंट पार्टी बताते हैं। अच्छा, लिख दो ये वर्ड, ये कांग्रेस सिस्टम। अच्छा, बताएंगे ना? ओके, मैं आपको बोलूंगी। गुड, वेरी गुड। पहले ये कांग्रेस पार्टी से जैसे कि एसोसिएटेड थे, लेकिन जब संजय गांधी जी के आने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गए थे। रुको, देखो, यहाँ संजय गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर शक्ति का वो करता है, क्या करता है, केंद्रीयकरण, है ना। और बाद में उनकी माता जी पर ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने और किया, पर शुरुआत संजय गांधी से मानते कई लोग मानते हैं। आगे बढ़ो। जब 1975 में आपातकाल लगता है तो ये क्या होते हैं, कांग्रेस के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या समझते हैं, आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या कहते हैं ये। गुड। उस दौरान क्या होता है, जब जेपी का एक आंदोलन चला था बिहार में और गुजरात में चला था 1974 में एक नवनिर्माण आंदोलन। हाँ। इसमें भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। रुको, जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ बताओ भाई साहब, जानते हैं आप? बोलो। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति चलाई। अच्छा, और भी कुछ देश में आंदोलन लड़े थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े थे? पहले आज़ादी की लड़ाई में भी कोई योगदान था इनका या नहीं? जी था शायद। था, है ना। और कोई बताएगा भाई जयप्रकाश नारायण के बारे में 2-4 शब्द? मैडम, आप हैं, सुना नहीं आपने? किसी सुना है जयप्रकाश नारायण? है, ये गांधी जी के बड़े वो थे, चेले रहे हैं। आगे बोलो, शाबाश। उसके चलते ये कांग्रेस से क्या होते हैं, कुछ हद तक हट गए और जो इंडिया के समय की क्या थी, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां थी, उनका भी इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि उस समय भारत की में कास्ट सिस्टम था। हाँ। उसका ये कास्ट का बहुत ही डीपली एनालिसिस करते हैं और इन्होंने उस पर अपने विचार भी दिए जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो भारत की उस समय की आर्थिक परिस्थितियां थी, जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था,
गरीबी हटाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी उनसे भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और अपने लेखों के अंदर उनका भी ये जिक्र करते हैं। नव उदारवाद जो 1991 में चला था, हाँ। उसका भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और उनकी जो राइटिंग्स है कहीं ना कहीं उन्होंने उनमें लिबरलिज्म की टिप्पणियाँ उसमें देखने को हमको मिलती है। और जब 1989 के बाद जब जो गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है, उस पर भी इन्होंने गहन चिंतन किया था। बिहेवियरलिज्म की बात करें, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करें, उनका भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। बिहेवियरलिज्म यानी कि साइंटिफिक वे में हम किस तरह से रिसर्च करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च हम किस तरह से करते हैं, मूल्यों को किस तरह से अध्ययन से बाहर किया जा सके, पहले इस पर अध्ययन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको ये समझ में आता है कि मूल्यों को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमें इंडिया की कास्ट को, कि हमें इंडिया की जो पॉलिटी है उसको समझना है, तो हम उसको इंडिया की कास्ट के बारे में समझे बिना नहीं समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि मैं बिना इंडिया की कास्ट के बारे में जाने इंडिया की पॉलिटी को समझ लूंगा, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कास्ट के बिना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझा जा सकता है। इसका मतलब है मैडम ये बोल रहे हैं कि जब ये शुरू में आए तो इनको साइंस का बड़ा वो था बहुत ना, Yes, sir. और इन्होंने बिहेवियरलिज्म को माना कि भाई वैल्यू के बिना हम जो है सच्चाई को जान सकते हैं। पर जैसे इनकी उम्र बढ़ी तो इनको रियलाइज हुआ नहीं, राजनीति में वैल्यू का होना भी क्या है ज़रूरी, और यही बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या है फ़र्क है ना। आगे बोलो, शाबाश। उसके बाद ये जो एम.एन. रॉय ने जो मानवतावाद का सिद्धांत दिया था, हाँ। उनके ऊपर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव एम.एन. रॉय के मानवतावाद हाँ जी, का, सर। ओके। फिर 1980 के बाद ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देखिए बच्चों, आपको जब तक आप इंडियन थिंकर नहीं पढ़ेंगे, थॉट भी पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। दो लोगों के नाम तो दर्शन हो गए आप आज को, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय है ना, और लोहिया, ये लोग तो पढ़ने शुरू करो बेटा। आगे बोलो, शाबाश। 1980 के बाद इन्होंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जैसे पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात जेपी नारायण, एम.एन. रॉय भी करते थे, उसी तरह ये भी कहते हैं कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां उनके अंदर क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और भाई भतीजावाद हो गया, परिवारवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि जो पार्टियां वो अपने हितों की पूर्ति के लिए ही काम कर रही है। एक मिनट, कोई बच्चा आप में से कमिटमेंट करो और पढ़ के आना इसके बारे में। जयप्रकाश नारायण क्यों पार्टी के विरुद्ध थे, पार्टी पॉलिटिक्स? तो उनका ये मानना था पार्टीबाजी में लोग आपस में टांगे खींचते, देश का भला नहीं करते। आगे बोलो, शाबाश। जेपी नारायण का जो भूदान आंदोलन था उससे भी ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। Good. अगर हम बात करें विदेशी लेखकों और चिंतकों की जिनका भी इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो एक जैसे कि माइरन वीनर हो गए, माइरन वीनर के साथ मिलकर अच्छा। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जॉइंट लेख लिखे हैं। और फिर हो गए रिचर्ड एल पार्क, इन्होंने जो एक संस्था बनाई थी 1980 के दशक में, लोकयान, हाँ, उनमें लोकायन नाम। लोकायन सॉरी, शाबाश। उसमें इन्होंने उनकी हेल्प की थी। फिर हाँ। आते हैं पॉल ग्रास, रूडोल्फ हो गए, कुछ अच्छा। ऐसे आदर चिंतक हैं जिनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। अगर हम भारतीय चिंतकों की बात करें तो जैसे अतुल कोहली हो गए, उनकी एक बुक है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, इससे भी ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। और इन्होंने इंडिया अगेंस्ट डेमोक्रेसी नामक एक बुक लिखी। कहीं ना कहीं इस बुक को लिखने के पीछे इनका रीजन ये था कि ये जो अतुल कोहली ने बुक लिखी थी डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, उससे प्रभावित थे। ठीक है, ओके। और अमृत्य सेन ने जो बुक लिखी थी डेवलपमेंट इज इंडिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, हाँ। उससे भी ये प्रभावित थे। हाँ। इकबाल नारायण ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच दी थी, हाँ। उससे भी ये प्रभावित थे। आशीष नंदी हो गए या फिर राजकृष्ण, इन्होंने जो हिंदू डेवलपमेंट एक नामक एक इंडेक्स जारी किया था, इससे भी ये प्रभावित थे। और जो राजकृष्ण है, इन्होंने एक भारतीय पूंजीवाद का धर्मशाला मॉडल भी दिया था, जिससे भी ये प्रभावित थे। अब हम बात करते कि रजनी कोठारी की जो मेथोडोलॉजी थी, किस आधार पर उन्होंने स्टडी की। रजनी कोठारी का चिंतन स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच पर आधारित था, यानी कि जो आमंड ने सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच दिया था, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच उसके बाद इकबाल नारायण ने दिया था। और उनके बाद जो रजनी कोठारी है, रजनी कोठारी भी स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के द्वारा ही अपनी अध्ययन करते हैं। इन्होंने जो अधिकतर कार्य किए वो किए डायलॉग शैली में, अर्थात मतलब ये क्या करते हैं कि संवाद शैली में अपनी जो जितने भी कार्य करते हैं, जैसे पहले ये कहते हैं कि कास्ट क्या है, फिर उसका उत्तर देते हैं, फिर या फिर इंडियन पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में उत्तर देते हैं। तो डायलॉग शैली का प्रयोग करके इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शन के द्वारा फंक्शन अप्रोच का प्रयोग करके अध्ययन किया है। इन्होंने एक त्रिपक्षीय सिद्धांत पेश किया था, जिसका पहला पक्ष है थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा है वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तीसरा है इंडियन डेमोक्रेसी। अच्छा। यही क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है।
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर डिसाइड किया, जैसे कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, इसमें पार्लियामेंट है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसके फंक्शन क्या है। डेमोक्रेसी में लोग वोट डाल सकते हैं, सरकार चुन सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, या फिर डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और समूह बनाने का अधिकार होता है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, इन्होंने लोकतंत्र के क्या सिद्धांत है उसको स्टडी किया, और उसके बाद ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी, जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के जो फर्स्ट वेव जो HP हंटिंगटन ने भी दी है, इनका मानना है कि 1828 में जो डेमोक्रेटाइजेशन है उसकी पहली लहर आई थी अमेरिका से। अच्छा अच्छा। ये तीसरे नंबर पर इन्होंने बात की है, इंडियन डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो है साइंटिफिक, ये डिडक्टिव मेथड का प्रयोग भी करते हैं, जहाँ हम जनरल टू स्पेसिफिक के और जाते हैं। पहले क्या होता था कि इससे पहले राजनीति में सिर्फ संस्थागत और संवैधानिक अध्ययन ही हुआ करते थे, और जब इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की तो रजनी कोठारी ने अपनी रचनाओं में दुनिया के पैमाने पर उत्तर बनाम दक्षिण, विकसित बनाम अविकसित के द्वंद्व को रेखांकित करते हुए राज्य और चुनावी राजनीति की परे जाने की तकनीक विकसित करने की कोशिश की। रजनी कोठारी ने नॉन पार्टी पॉलिटिकल थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था। इनका कहना था कि मतलब राजनीति, इनका ये कहते हैं कि राजनीति तो होगी, पर राजनीति तो होगी और राजनीति के द्वारा ही देश चलेगा, लेकिन नॉन पार्टी पॉलिटिक्स होगी। वो कहते थे कि राजनीति को चलाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है। फिर डेविड ईस्टन से भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। डेविड ईस्टन का एक कथन था, वो कहते थे कि बुद्धिजीवियों का काम सिर्फ समाज के साथ, मतलब समाज को समझने के साथ साथ समाज को सुधारने के लिए भी कार्य करना है। अच्छा। अब हम बात करते हैं जो रजनी कोठारी है, इनके प्रमुख कार्य व योगदान क्या है। परम में ये 2 वर्ष सियाजी राव गायकवाड़ के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, लेकिन इनका उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये क्या करते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं और दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में आकर इन्होंने विकास कार्यों पर काम करना शुरू किया। रजनी कोठारी समाजशास्त्री श्यामा चरण दुबे के प्रोत्साहन पर NCDI से जुड़े राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान, उन्होंने अपने फील्ड वर्क के दौरान इंडिया का भ्रमण किया। ऑलमोस्ट वो इंडिया के बहुत सारे उन्होंने दौरे किए, और उन्होंने ये कोशिश की कि अर्बन लेवल पे, रूरल लेवल पे, या फिर जो अदर बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पर लोकतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र के अंदर क्या समस्या है इसका वो अध्ययन करते हैं। फिर 1963 में इन्होंने एक CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटिंग सोसाइटी, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसको आज रजनी कोठारी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। लिख दो बेटा CSDS। कल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में भी, CSDS की स्थापना किस भारतीय विद्वान ने की थी, है ना। जो ये CSDS सेंटर है, ये पॉलिटिक्स को लेकर इंडिया की जो सोसाइटी है उसको समझने के लिए, उसके लिए रिसर्च करने के लिए और कंट्रीब्यूशन के लिए इस महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1974 में गुजरात में जब नव निर्माण आंदोलन से जुड़े तो उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। 1980 में इन्होंने जो लोकयान नामक एक संस्था का निर्माण किया था, और ये PUCL के अध्यक्ष रहे, पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज के लिख अध्यक्ष लो रहे। PUCL। ये लोगों के अधिकारों के लिए राज्य के खिलाफ लड़ती थी। PUCL इमरजेंसी में बनी थी शायद ये संस्था, PUCL। अच्छा, अब बात करते हैं PUCL क्या है। PUCL की स्थापना JP नारायण द्वारा 1975 में की गई थी, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उस समय क्या हुआ था, लोगों की जो फ्रीडम थी उसका हनन हुआ था, तो ये उसके अंदर उन्होंने ये PUCL नामक संस्था बनाई थी सिविल लिबर्टी को बनाए रखने के लिए। आगे चलकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए, पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, या फिर खनिजों के क्षेत्र में। जो उस समय भारत में कुपोषण की समस्या थी, उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुपोषण की समस्या को समाप्त करने के लिए जो आज के समय में भारतीय स्कूलों में अपनाया जाता है, जो मिड डे मील कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इन्होंने दिया था रजनी कोठारी ने। PUCL संस्था के भारत में ये अध्यक्ष भी रहे थे। 1984 में जब खूनी संघर्ष चलता है सिख दंगों के नाम से, जो कि सिखों पर अत्याचार के लिए था, इस पंजाब के अंतर्गत उसकी ये स्टडी करते, इसके लिए उन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए एक बुक लिखते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं, हु
आर्दा गिल्टी नामक एक रिपोर्ट देते हैं। इसमें ये बताते हैं कि उस दंगे में कितने लोगों की हत्या हुई, अब इसको समाप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते थे, उसके बारे में ये कहते हैं। और इसके ऊपर उन्हें अपने साइंटिफिक तरीके से फैक्ट भी रखे थे। 1990 के दशक में ये योजना आयोग के भी सदस्य रहे और 1980 से लेकर 1990 के बाद जब सामाजिक आंदोलन चले उसके भी ये समर्थक थे। और ये जो सामाजिक आंदोलन चले थे, रजनी कोठारी उनको नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन मानते थे। ये लिख दो वहाँ पर सामाजिक आंदोलन, ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, इसके बारे में पता होना चाहिए। नवीन सामाजिक आंदोलन बोलते हैं वैसे इनको, अगर आप पढ़ें कभी सामाजिक आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन या इस तरह के जो आंदोलन, नवीन सामाजिक आंदोलन पढ़ना, न्यू सोशल मूवमेंट्स बोलते हैं इनको। शाबाश। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की। रुको बेटा, इसको पार्ट 2 करते हैं।